नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी टॉपिक है रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट का मतलब यह वह कंडीशन होती है जो हमारा रेटिना होती है वह अपने प्लेस से थोड़ा दूर हो जाती है, यानी कि रेटिना के चारों तरफ जो टिश्यू होती हैं उससे वो थोड़ा दूर हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को कहा जाता है रेटिनल डिटैचमेंट। अगर किसी पेशेंट को रेटिनल डिटैचमेंट होता है तो उसमें विज़न लॉस होने का चांसेस हो सकता है, और या तो फिर उसको जो कोई विज़न होगा वो बहुत लो विज़न होगा। तो चलिए हम बात करते हैं इसके रेटिनल डिटैचमेंट। तो रेटिनल डिटैचमेंट इज अ डेंजरस आई कंडीशन दैट इम्पेयर विजन इफ लेफ्ट अनट्रीटेड कैन रिजल्ट इज ब्लाइंडनेस। मतलब कह रहा है जो रेटिनल डिटैचमेंट होता है यह एक डेंजरस आई कंडीशन होता है। अगर इसको हम सही तरीके से सही टाइम से अगर ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो पेशेंट को ब्लाइंडनेस हो सकता है, वो क्या होता है, अंधा हो सकता है। It affect the retina and pupils. It allow फ्रॉम द टिश्यू सराउंडिंग इट। मतलब कह रहा है यह रेटिना और प्यूपिल दोनों को अफेक्ट करने का काम करता है। ये जो होता है इसके चारों तरफ जो टिश्यू सराउंडिंग होती है वो क्या होता है, उस टिश्यू से वहाँ से रेटिना जो होती है वो थोड़ा दूर हो जाती है। तो इस कंडीशन को कहा जाता है रेटिनल डिटैचमेंट। वी कैन सी द सिम्टम्स सच एज लो विजन, सीइंग अ शैडो इन द विजन। मतलब कह रहा है कि इस कंडीशन में अगर किसी पेशेंट को रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है तो उसको सिम्टम्स में सबसे पहला जो सिम्टम दिखाई देगा वो लो विजन होगा, या फिर सीइंग अ शैडो इन द विजन। अगर कोई चीज़ को देख रहा है तो उसको उसके धुंधला दिखाई देगा, परछाई के रूप में दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो पहला जो टाइप्स है वो हमारा है फ्रैक्शनल टाइप्स रेटिनल डिटैचमेंट। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। In these types, diabetes is a common cause of the this retinal detachment। मतलब जो फ्रैक्शनल डिटैचमेंट रेटिनल डिटैचमेंट होता है वह मेनली जो होती है डायबिटीज़ के कारण होता है। मतलब कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ हुआ है तो उस पेशेंट में अधिकतर ये चांस होता है कि फ्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट हो जाए। फिर आगे है extended period of the high blood sugar can damage blood vessels in your eye and cause स्कार टिश्यू। मतलब कह रहा है कि अगर हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो ये हमारे ब्लड वेसल को डैमेज करने का काम करता है। द स्कार एंड एरिया ऑफ द ट्रैक्शंस पुलिंग कैन गेट बिगर लेफ्ट रेटिना अलाउ फ्रॉम द बैक ऑफ योर आई। मतलब इस कंडीशन में स्कार और ट्रैक्शन वाला जो एरिया होता है वो उसकी एरिया जो साइज होती है उसकी एरिया बढ़ जाएगी, और जिससे कि जो हमारा रेटिना होता है वो क्या होता है, आई से थोड़ा दूर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगला जो टाइप्स है वो हमारा है एक्सुडेशन। अब एक्सुडेशन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। दिस इज द डिटैचमेंट हैपन व्हेन फ्लूइड बिल्ड अप बिहाइंड द रेटिना इवन देयर इज नो रेटिनल टीयर्स। मतलब कह रहा है कि यह जो इस टाइप का जो कंडीशन होता है, मतलब जो एक्सीडेंट रेटिनल डिटैचमेंट होता है वो हमारे रेटिना के पीछे अगर एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड फिल हो जाती है तो उसके कारण क्या होता है, जो हमारा रेटिना होता है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और वो अपने सराउंडिंग टिश्यू से वो थोड़ा दूर हो जाता है। इवन देयर इज़ नो रेटिनल टीएस, लेकिन वहाँ पे जो रेटिना की टीएस होती है वो नहीं होती, वहाँ पे उसका फ्लूइड होता है। मतलब कि इंट्रा ऑकुलर प्रेशर के कारण वो होती है जो थोड़ा दूर हो जाती है। एज द फ्लूइड कलेक्ट्स इट पुश योर रेटिना अवे फ्रॉम योर आई। यह जो फ्लूइड होती है हमारे रेटिना को आई से थोड़ा पुश करता, ढकेलने का काम करता है, पीछे करने का काम करता है। लीकिंग ब्लड वेसल्स आर आई इन्फ्लामेशन इज द कॉज ऑफ द फ्लूइड डिपोजिशन बिहाइंड द आई। मतलब कह रहा है लीकिंग ब्लड वेसल्स आर आई इन्फ्लामेशन। मतलब जो हमारे आई का जो इन्फ्लामेशन होता है यही कॉज करता है हमारे रेटिना को उसके प्लेस से दूर होने का, डिटैचमेंट यानी कि उसके जगह से थोड़ा दूर हो जाने का। अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा है टाइप्स है वो है रोगमेटोजिनेसस। मतलब क्या है, यह भी एक प्रकार का रेटिनल डिटैचमेंट होता है। हम चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दिस टाइप्स ऑफ द डिटैचमेंट यूजुअली हैपन इन ओल्डर एज पीपल। इस टाइप का जो रेटिनल डिटैचमेंट होता है वह ओल्डर एज के पीपल में होता है। मतलब जो जिसकी एज 50 ईयर, 60 ईयर, 70 ईयर
के एबव हो जाता है उस पेशेंट में ये कंडीशन देखने को मिलती है। और स्मॉल टीयर इन योर रेटिना लेट्स गेट लाइक फ्लूइड कॉल्ड विट्रस ह्यूमस ट्रेवल्स थ्रू द टीयर्स एंड कलेक्ट बिहाइंड द रेटिना। मतलब कह रहा है कि जो हमारा जो टीयर्स ग्लैंड्स होती है उस टीयर ग्लैंड से टीयर्स निकलती है और ये जो विट्रस ह्यूमर होती है जो हमारे आई को नरिशमेंट करने का काम करता है। ये जब एक्सेसिव अमाउंट में इसका जो प्रोडक्शन होता है तो ये जा कर के हमारे आई के पीछे रेटिना के पास में जाकर वहाँ पे कलेक्ट होती है और वहाँ पे जा कर के रेटिना को उसके प्लेस से थोड़ा दूर कर देता है। तो इस कंडीशन को कहा जाता है रोगमेटोजिनेसिस। अब अगला है इट गिव प्रेशर ऑन द रेटिना एंड इन रिजल्ट इट इज़ डिटैच्ड। मतलब यही काज करता है जब वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा तो रेटिना से उसके जो मसल्स होते हैं उन दोनों से उसकी दूरी कर देगा, उनसे दूर कर देगा, जिसके कारण ये रेटिनल डिटैचमेंट देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। मतलब अगर रेटिनल डिटैचमेंट हुआ है तो ये कैसे कैसे हुआ है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले सबसे पहला है हमारा एजिंग फैक्टर या फिर आई ट्रोमा। अगर एजिंग फैक्टर मतलब कि पेशेंट का अगर एज अधिक हो जाता है तो उसकी जो मसल्स होती है वो लूज हो जाती है। जब मसल्स उसकी लूज होंगी तो जहाँ पे वो अटैचमेंट है मसल्स का और रेटिना के साथ तो वो दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी, तो उसके कारण भी हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि एजिंग फैक्टर के कारण भी हो सकता है या फिर आई ट्रोमा, अगर हमारे आई के अंदर किसी भी तरीके का ट्रोमा हुआ है तो उसके कारण भी हमें रेटिनल डिटैचमेंट देखने को मिल सकती है। तो आगे है, अगला है हमारा रेटिना टीयर्स फ्लूइड बिल्डअप बिहाइंड द रेटिना। मतलब जो रेटिना के टीयर्स होते हैं या जो फ्लूइड होती है वो हमारे रेटिना के पीछे जाकर के स्टोर होगा। फिर ब्लड वेसल्स लीकेज, फिर वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती है वो लीक करेगा। फिर इफ़ लीड टू इंक्रीज प्रेशर बिहाइंड द रेटिना। फिर ये जो जब ब्लड वेसल से जो फ्लूइड होती है वो बाहर निकलेगी तो वहाँ पे जा कर के वहाँ पे रेटिना के पीछे ये प्रेशर डालेगा। फिर उसके बाद जब प्रेशर डालेगा तो रेटिना जो होती है अपने प्लेस से वो दूर हो जाएगा, तो इससे रेटिनल डिटैचमेंट कहलाता है। अब हम बात करते हैं इसका डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बारे में। अगर रेटिनल डिटैचमेंट हुआ है तो हम कौन कौन से डायग्नोसिस कर सकते हैं उसको उसकी पता लगाने के लिए। तो सबसे पहला है हमारा ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, OCT। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस इमेजिंग टेस्ट डायलेटिंग आई ड्रॉप्स आर एडमिनिस्टर टू डायलेट द प्यूपिल्स विच हेल्प टू हैव अ क्लियर विजन ऑफ रेटिना। मतलब कह रहा है इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक आई ड्रॉप का यूज़ करेंगे जिससे कि हम पेशेंट के आई के अंदर उस ड्रॉप को डालेंगे जिससे कि उसकी जो प्यूपिल्स होती है वो डायलेट हो सके और उसकी हम एग्जामिनेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। फिर इसके बाद द पेशेंट इज रिक्वेस्टेड टू सीट इन द फ्रंट ऑफ द OCT मशीन विथ हेड रेस्टिंग ऑन अ सपोर्ट। मतलब कह रहा है इस कंडीशन में हम पेशेंट को यह एडवाइस करेंगे कि जो उसका हेड है वो OCT मशीन के सामने रखे और अपने हेड को मूव ना कराए। देन द आई आर स्कैन बाय द मूविंग OCT मशीन्स टू डिटेक्ट एबनॉर्मिटीज। फिर उसके बाद जो OCT मशीन होती है उससे आई को मूव करा उस OCT मशीन को मूव करा के उसके आई को स्कैन किया जाता है और उसके एबनॉर्मिटी के बारे में डिटेक्ट किया जाता है। अगला हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट है ऑकुलर अल्ट्रासाउंड। मतलब हम ऑकुलर अल्ट्रासाउंड में पेशेंट के आई के अंदर एक ड्रॉप डालते हैं जिससे कि वो जो ड्रॉप होती है उसके अंदर आई के अंदर कोई अदर फ्लूइड उसके अंदर भरने नहीं देता है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। इन दिस डायग्नोस्टिक टेस्ट आई ड्रॉप आर यूज टू नम द पेशेंट आई। मतलब इस डायग्नोस्टिक टेस्ट में पेशेंट के आई के अंदर हम आई ड्रॉप डालते हैं जो कि पेशेंट के आई के अंदर किसी भी चीज़ों को उसके अंदर फील होने नहीं देता है। द पेशेंट इज आस्क्ड टू सीट ऑन द चेयर and health care provider will apply gel get on close eyelid। मतलब इस कंडीशन में जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है वह पेशेंट के से यह कहता है कि वो चेयर के ऊपर बैठ जाए और एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल अप्लाई गेट ऑन क्लोज आईलिड। और फिर उसके बाद जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है वह पेशेंट के आईलिड को क्लोज कर देता है। फिर उसके बाद नाउ द प्रोवाइडर प्लेस द इक्विपमेंट इन द फ्रंट ऑफ द पेशेंट आई एंड स्कैन इट बाय
asking the patient to continuously to move his or her eyeballs. इस कंडीशन में जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है पेशेंट के आई के सामने क्या करता है, एक इक्विपमेंट को उसके आँख के सामने रख देता है और पेशेंट को यह बोलता है कि वो अपनी आई बॉल को मूव कराते रहें। फिर अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो पहला मैनेजमेंट जो है हमारा है निमेटिक रेटिनोपैक्सी। अब इस कंडीशन में क्या है, दिस थेरेपी इज रिकमेंडेड व्हेन द रेटिना डिटैचमेंट इज नॉट टू सीवियर। यह इस प्रकार की जो थेरेपी होती है तब की जाती है जब रेटिना डिटैचमेंट ज़्यादा सीवियर नहीं होती है तब। इन दिस थेरेपी और टीनी गैस ब्लड बबल्स इज इंजेक्टेड इनटू द विट्रस ह्यूमर टू प्रेस अगेंस्ट द रेटिना एंड क्लोज द टीयर्स। मतलब इस कंडीशन में एक गैस ब्लड बबल पेशेंट के आई के अंदर इंसर्ट किया जाता है, डाला जाता है टू द विट्रस ह्यूमर टू प्रेस, यानी कि जो उसके अंदर जो टीयर्स होती है जहाँ से टीयर्स निकल रही है उस एरिया को क्या करता है वो प्रेशर डाल के उसको क्लोज कर देने का काम करता है। द टीयर्स इज सील्ड यूजिंग लेजर थेरेपी और क्रायोपैक्सी। क्रायोपैक्सी या फिर लेजर थेरेपी के द्वारा जो टीयर्स जहाँ से निकलती है उस एरिया को सील कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। द एक्यूमुलेशन फ्लूइड एंड गैस बबल्स आर एब्जॉर्ब बाय द ब्लड। जो फ्लूइड होती है या फिर जो गैस बबल्स होती है वो सराउंडिंग जो ब्लड वेसल्स होती है, जो बॉडी होती है, सराउंडिंग एरिया जो होती है उसके द्वारा इन सबको क्या किया दिया जाता है, एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। फिर अगला है हमारा स्क्लेरल बकल। In this surgery, a silicone band is permanently placed around the eye to keep the retina in place and to heal detached retina। मतलब इस कंडीशन में एक क्या होता है, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होती है। इस प्रोसीजर में एक सिलिकॉन बैंड को परमानेंटली आई के अंदर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि जो रेटिनल डिटैच हुआ होता है उसको वो डिटैच होने नहीं देता। उसको क्या किया जाता है, उसको रेटिना और जो सराउंडिंग टिश्यू होती है उन दोनों को आपस में जोड़े रखने का कार्य करता है। एट लास्ट द टीयर्स इज सील्ड विथ क्रायोपैक्सी। और क्रायोपैक्सी लास्ट के समय में क्रायोपैक्सी के द्वारा जो टीयर्स होती है उसको सील कर दिया जाता है। फिर उसके बाद अगला है विट्रेक्टोमी। In this surgery, vitreous is surgical remove and a bubble of air, gas or oil is injected in the eye to repositions the retina। मतलब इस कंडीशन में जो हमारा बबल्स होती है यह एक सर्जिकल प्रोसीजर होती है। इस प्रोसीजर में जो विट्रस ह्यूमर होती है उसको क्या किया जाता है, उसको सर्जरी के थ्रू उसको रिमूव कर दिया जाता है और उसके अंदर बबल्स ऑफ एयर गैसेस या फिर ऑयल जो होता है उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, जो कि रेटिना को उसके पोजीशन में रखने का कार्य करता है। फिर उसके बाद द बबल ऑफ द गैस एंड एयर आर रीएब्जॉर्ब्स बट द ऑयल बबल्स हैज़ टू बी रिमूव अ फ्यू मंथ लेटर। मतलब जो हमारे ईयर के अंदर जो हमारे आई के अंदर जो एयर बबल्स और जो बबल गैसेस और जो एयर है वो तो हमारे टिश्यू के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, लेकिन जो ऑयल होती है वो एब्जॉर्ब नहीं होता, वो कुछ महीनों के बाद धीरे धीरे वो रिमूव हो जाती है हमारे आई के अंदर से। फिर उसके बाद पेशेंट शुड अवॉइड एक्टिविटी एट एल्टीट्यूड बिकॉज द गैस बबल्स, ऑयल बबल्स साइज एंड ऑकुलर प्रेशर इंक्रीज। पेशेंट जो होती है जो हाई एटीट्यूड मतलब जो ऊंचाई वाली एरिया होती है उस एरिया पे उसको चढ़ने से अवॉइड करें, क्योंकि जो एयर बबल्स होती है, जो गैस बबल्स होती है और ऑयल बबल्स होती है, इनकी साइज़ जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे अगर इनकी साइज़ अगर इंक्रीज़ होती है तो दोबारा से जो रेटिनल डिटैचमेंट हुआ था वो दोबारा से फिर से हो सकता है। अगर जो हम सही किए थे सर्जरी के थ्रू उसको जब अटैच कराए थे तो फिर अगर पेशेंट तुरंत सर्जरी के कुछ समय बाद ही अगर वो हाई एटीट्यूड जाने लगा, ऊंचाई वाले जगहों पे जाने लगा, तो उसको प्रेशर बढ़ने से वो जो रेटिना जहाँ पे अटैच था वहाँ उससे वो दूर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। हम कौन कौन से नर्सिंग मैनेजमेंट पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। द पेशेंट शुड वॉश पेशेंट फेस यूजिंग द एंटीबायोटिक सॉल्यूशन। मतलब जो नर्स होता है पेशेंट के
फेस को एंटीबायोटिक सोल्यूशन से उसको वॉश करेगा। द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू नॉट टच हिज और हर आई टू प्रिवेंट कंटामिनेटेड। मतलब जो नर्स होती है पेशेंट को यह इंस्ट्रक्ट करेगा कि वो अपने आई को किसी भी तरीके का से टच ना करे, जिससे कि वो कंटामिनेटेड, अगर वो दूषित हाथ है तो वो जो इन्फेक्शन हो, जो वायरस है, वो उसके आँख के अंदर जाकर उससे वो प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। द नर्स शुड ऑफन इमोशनल सपोर्ट्स टू द पेशेंट हु इज कंसर्न्ड अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ विजन लॉस। हम पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जो उसको विजन लॉस जिस पेशेंट को हो चुका, जो उसको डर लगता है, उसको हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करके उसकी पेशेंट को थोड़ा रिलीव कराएंगे, उसको थोड़ा आराम दिलाएंगे, जिससे कि वो उसे थोड़ा अच्छा फील हो सके। द नर्स शुड एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन टू द पेशेंट। और जो नर्स होता है पेशेंट को प्री ऑपरेटिव जितने भी जो ड्रग्स है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, उन सारे ड्रग्स को टाइम टू टाइम पेशेंट को प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद है द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट डेमोन्स्ट्रेट प्रॉपर आई ड्रॉप इंस्टॉलेशन टेक्निक टू द पेशेंट और फैमिली। जो नर्स होता है पेशेंट को या फिर उसके फैमिली मेम्बर को यह पूरे तरीके से इंस्ट्रक्ट करे, पूरी जानकारी दे कि वो जो आई ड्रॉप है उसको किस तरीके से कौन कौन से टाइम से यूज़ करते रहे, और उसको गंदे हाथों से या गंदे कपड़े से अपने आँख को ना टच करे। फिर अगला है द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर रिमूविंग द ड्रेसिंग। और पेशेंट को यह भी एडवाइस करेंगे कि जब भी वो अपने ड्रेसिंग को रिमूव करे या फिर रिमूव करे, उससे पहले और उसके बाद अपने हैंड को वॉश कर ले। फिर अगला है द नर्स वुड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू यूज वार्म टैप वाटर और क्लीन क्लॉथ्स टू क्लीन आई लीड एंड आई लेसेस। और पेशेंट को नर्स जो होते हैं पेशेंट को यह भी एडवाइस करेंगे कि जब भी वो अपने आई को टच करे, या फिर गर्म वाटर से करे, या फिर टैप जो रनिंग वाटर होती है उसके द्वारा करे, या फिर एक क्लीन साफ कपड़े से उसको साफ करे। फिर उसका द नर्स शुड टेल द पेशेंट टू अवॉइड टचिंग एनी पार्ट्स ऑफ द आई विद द ड्रॉपर। नर्स जो होते हैं पेशेंट को यह एडवाइस करेंगे कि जो आई का जो ड्रॉपर होता है उसकी सहायता से अपने आँख के किसी भी पार्ट को टच ना करें। द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट टू वियर आई शीट्स स्पेक्टिकल्स ग्लासेस डूरिंग डे टाइम्स इन नाइट एंड रिमूव इट डूरिंग स्लीपिंग। पेशेंट नर्स जो होती है पेशेंट को यह एडवाइस करेंगे कि जब भी वह डे टाइम कहीं भी जाए या डे टाइम अगर बाहर निकले घर से, तो अपने फेस के ऊपर फेस शील्ड पहन ले, जिससे कि उसके ऊपर जो सन का प्रभाव होता है, सूरज की किरणें की प्रभाव होता है, वो बहुत कम हो सके। और उसको रात को भी उस ग्लासेस का यूज़ करे, स्पेक्टिकल चश्मे का यूज़ करे, और उसको जब सोने जाए तो उसको रिमूव कर सके। थैंक यू।